Hello, I am Dr. Akashdeep Singh, Assistant Professor Agronomy from School of Agriculture Sciences, Nirvan University, Jaipur. Today we are going to discuss on the topic conservation agriculture. Before jumping on to what is conservation agriculture, we are going to discuss how come this conservation agriculture came to be and why there was need to transfer from conventional agriculture system to the conservation agriculture system. So the story lies behind the Dust Bowl of USA, which basically occurred in the Kansas area, Texas area, and Colorado areas of the United States. The inception of conservation agriculture is closely tied to the environmental and agriculture crisis sparked by the Dust Bowl in the United States during the 1930s. It was a catastrophic environmental disaster characterized by severe dust storms and drought, leading to the erosion of vast tracts of farmland in the Great Plains. This event caused massive soil degradation and economic upheaval, catalyzing a shift in agricultural practices to emphasize soil conservation, restoration and sustainability. So basically क्या हुआ था, यूएसए में कैंसस एरियाज और कोलोराडो स्टेट्स जो थे वहाँ पे एकदम से ड्राउट आया. ड्राउट के साथ साथ हाई स्पीड की विंड्स आई, जिसकी वजह से जो सॉइल, जो सूखी सॉइल थी, वो विंड इरोजन की वजह से उड़ के इधर उधर जाने लगी, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हुई और ना मल्टीपल एरिया जो कि प्रोडक्टिव थे वो अनफर्टाइल रह गए. एंड दिस लेड टू द बर्थ ऑफ द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. Now we are going to discuss basically what was Dust Bowl. Dust Bowl में हुआ क्या था. तो Dust Bowl it lasted for nearly 6 years. 6 सालों के लिए Dust Bowl जो था continuously रहता रहा and was basically fueled by the combination of drought and intensive unsustainable farming practices that exposed to the soil to the wind erosion. So 6 सालों तक Dust Bowl जो था continuously इन एरियाज़ में प्रोग्रेस करता रहा. और ये प्रोग्रेशन जो हुई थी वो बेसिकली इस वजह से हुई थी कि जो फार्मर्स थे वो इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे थे, मतलब कि कम एरिया से ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर स्ट्रेन डाला. बेसिकली वाटर रिजर्व्स, जितने भी अंडरग्राउंड एक्विफर्स थे उनके ऊपर स्ट्रेन डाला. वहाँ से वाटर पंप करके वो लोग इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल जो था वो फॉल कर गया, विच लेड टू ड्राउट. ड्राउट की वजह से क्या हुआ, जब बारिशें नहीं होंगी, अंडरग्राउंड वाटर लेवल डाउन चला जाएगा तो आप लोगों की मिट्टी सूखी रह जाएगी. अब जब मिट्टी सूखी रह जाती है और इन केस अगर आप लोगों को वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो टॉप सॉइल, जो कि बेसिकली फर्टाइल सॉइल होती है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन होती है, अगर वो उड़ के इधर उधर जाएगी तो उसकी वजह से जो हमारी जो टॉप सॉइल है वो लूज़ कर देंगे हम लोग और जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी. और वही चीज़ हुई यूएसए में. फार्मर्स हैड रिमूव द नेटिव ग्रासेस. बेसिकली जो फार्मर्स थे उन लोगों ने जो वहाँ की नेटिव क्रॉप्स थी, जो नेटिव ग्रासेस थी, ग्रासलैंड्स थे, उन लोगों को उस ग्रासलैंड को कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. मतलब वहाँ पे घास लगाने के बजाय जो वहाँ की नेटिव घासें हुआ करती थी उनको हटा दिया और वहाँ पे क्रॉप्स रेस करने लग पड़े. कौन सी क्रॉप्स? सीरियल क्रॉप्स जो हम लगाते हैं, वीट, मेज़, ये सब कुछ लगाने लग पड़े, जिसकी वजह से जो था, जो ग्रासेस हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती है और परमानेंट ग्रीन कवर मेंटेन करके रखती थी. वो जब हट गई और उसकी जगह जब आप लोग क्रॉप्स लगाने लग पड़ते हो जो कि एक सीज़न के बेसिस पे होती है और एक उनमें गैप होता है, उसकी वजह से जो है सॉइल के ऊपर स्ट्रेन डलता है और वाटर रिजर्व्स जो है डिक्लाइन करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी भी लूज़ होती है. और वही उन्होंने की, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ दीज ग्रासेस इन द होल्डिंग ऑफ लैंड, इन होल्डिंग द सॉइल वॉज लॉस्ट. When severe drought hit, the exposed soil was lifted by the strong winds, creating massive dust storms that traveled across the country and degraded vast areas of farmland. The crisis highlighted the urgent need for sustainable farming practices that could maintain soil health, conserve water, and prevent erosion. And जब डस्ट बोल हो गया 1936 के बाद, जब डस्ट बोल कंप्लीट हो गया तो जो जितने भी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, दे स्टार्टेड वर्किंग फर्दर कि हम कैसे ये जो क्राइसिस है अवॉइड कर सकते हैं इन फ्यूचर. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार डस्ट बोल आ गया तो वो वापस नहीं आ सकता. वो वापस आ सकता है अगर हम लोग रिसर्च ना करें. तो जो जितने भी साइंटिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग अबाउट दिस. दे स्टार्टेड वर्किंग एंड उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. मतलब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अभी तैयार नहीं हुआ था, बट दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्रिवेंट such erosions, how we can prevent another dust bowl.
तो ये क्राइसिस अवॉइड करने के लिए जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, उसी के दौरान 1970s और 1980s के बीच में नो टिल फार्मिंग और रिड्यूस टिलेज जैसे कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जो जैसे कि फॉकनर ने नो टिल फार्मिंग दिया, और जो ट्रिपलेट्स हैं उसने ज़ीरो टिल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया, वो इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट बन गया, जिसमें हम मिनिमम डिस्टर्बेंस करते हैं सॉइल की, ताकि सॉइल डिस्टर्ब ना हो, वो लूज़ ना हो, और अगर लूज़ नहीं होगी तो वो विंड कैरी नहीं कर पाएगी और इरोजन रिड्यूस हो जाएगा। In the late 20th century, conservation agriculture began to spread internationally, supported by global organizations such as the Food and Agriculture Organization of the United Nations. So basically जब concept develop हुआ, उसकी understanding develop हुई, तो अब time आ गया था कि ये जो understanding develop हुई है, जो principles develop हुए हैं, उनको broadcast किया जाए to masses, to the farmers, to the other nations. तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? यूनाइटेड नेशंस की वजह से। यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है, उन लोगों ने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट करना स्टार्ट किया, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज conservation agriculture as a pathway to addressing global agricultural challenges including soil degradation, food security and climate change. सो बेसिकली अब 1936 के बाद से जो काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही जब नो टिलेज कॉन्सेप्ट्स आए, ज़ीरो टिलेज कॉन्सेप्ट आए, रिड्यूस टिलेज कॉन्सेप्ट आए, जब FAO जो इंक्लूड हुआ, उसके बाद ही जो है ट्रूली जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बेसिकली ज़रूरत क्या थी। जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं या कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके रख छोड़ी थी, उनमें क्या प्रॉब्लम थी? तो दीज वर द प्रॉब्लम: सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर रिसोर्स डिप्लीशन एंड पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस एंड डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। सो सॉइल डिग्रेडेशन कैसे हो रही थी? तो बेसिकली सॉइल डिग्रेडेशन, जब आप इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हो तो आप बेसिकली प्रेशर डाल रहे हो लैंड के ऊपर कि यू नीड टू प्रोवाइड मी मोर फूड, और फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉइल, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर। तो जब प्लांट्स आप ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने की कोशिश करोगे तो वो प्रेशर डालेगा कि मैं न्यूट्रिएंट्स खींचूं। अगर आप न्यूट्रिएंट्स खींच रहे हैं और उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उतने ही अमाउंट में, तो बेसिकली आप सॉइल को अनफर्टाइल रख रहे हैं। मतलब जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना ही आपको वापस सॉइल को देना भी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर गोइंग टू गिव बैक यूजिंग द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स। वाई? बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स अल्टीमेटली लीड टू salinization, क्योंकि these chemical fertilizers are ultimately the salts of the nutrients. They are the salts, and when the salts accumulate in the soil, they ultimately lead to salinization, and salinization progresses to soil degradation. Water resource depletion and pollution. If you are adding more of the nutrients to the soil or the fertilizers to the soil, and when you are applying irrigation water, then the fertilizers will be carried down or leached down to the groundwater reserves or the aquifers, leading to the water pollution and water resource depletion. अगर आप ज़्यादा क्रॉप्स लगा रहे हो तो दे डिमांड मोर वाटर। अगर इरेटिक रेनफॉल है और रेनफॉल टाइमली नहीं हो रही है, देन यू आर गोइंग टू पंप वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स और थ्रू द कैनाल्स. So basically you are going to exhaust the aquifers or the underground water reserves. Then the loss of biodiversity. Biodiversity basically refers to when you are growing different types of crops in the same area, then we say that the area is biodiversity rich. मतलब कि डिफरेंट उसमें डिफरेंट फ्लोरा होगा, डिफरेंट फौना होगा, तो वो बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट बन जाता है. और जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मतलब जितना ज़्यादा अलग अलग होगा उतना ही एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है और इकोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं. सो जब हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन के पाथ पे आया तो बेसिकली वी वर जस्ट फोकस्ड ऑन सीरियल प्रोडक्शन, मतलब राइस, वीट, मेज़. हमारा फोकस था कि हमें सिर्फ यही लगाना है क्योंकि दे वर पार्ट ऑफ द फूड सिक्योरिटी सिस्टम. तो हम लोगों ने जितनी भी उसके लिए जो न्यू वेराइटीज़ है जो डेवलप हुई थी उस टाइम पे सिर्फ वही वेराइटीज़ यूज़ करना स्टार्ट की, और जो हमारी ट्रेडिशनल वेराइटीज़ हैं उनको हम भूल गए, उनको हमने छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है वेराइटल डिफरेंसेस जो थे, जो डाइवर्सिटी थी, वो हम लोगों ने लूज़ कर दी.
अब इस बायोडाइवर्सिटी को जब हम लूज़ करते हैं तो बेसिकली हम पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस को भी इफेक्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी अगर हमने लूज़ कर दी है, मतलब डिफरेंट डाइवर्स नेचर के जो प्लांट्स अगर हम लूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक ही टाइप का जो इंसेक्ट है वो अटैक करेगा। अगर डाइवर्स प्लांट्स होंगे तो मतलब डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स होगी जो कि आपस में इंटरेक्ट करेगी, नेगेटिवली भी कर सकती है, पॉजिटिवली भी कर सकती है। अगर नेगेटिवली करेगी तो उसका मतलब है हमें पेस्टिसाइड जो लोड है वो कम यूज़ करेंगे। अगर एक ही टाइप का अगर आप लोगों का इंसेक्ट पेस्ट जो है अटैक कर रहा है मोनोकल्चर करने की वजह से, देन यू आर गोइंग टू यूज़ मोर ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड लोड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, लीडिंग टू पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। इसमें एक ही टाइप की पेस्टिसाइड रेगुलरली यूज करते रहोगे एंड अल्टीमेटली सम ऑफ द पॉपुलेशन विल डेवलप द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दैट पेस्टिसाइड, एंड ultimately we will be losing creating a new species or new type of or new varieties of insects which will be resistant to the existing pesticides. Acts as a sink for the greenhouse gas emission gases such as carbon dioxide and other gases. So how does it contribute? So when we perform tillage operations, that is primary tillage or secondary tillage, we are basically turning up the soil. We are turning the soil, so it exposes the organic matter to the air, which ultimately leads to its oxidation. And when the organic matter is oxidized, मतलब organic matter जो सॉइल में आपके रूट्स होते हैं या लीव्स जो गिर गए होते हैं, वो रह गए होते हैं, जो भी प्लांट का मटेरियल रह गया होता है वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। और जैसे ही वो हवा के साथ इंटरेक्ट करता है, इट कॉजेज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, अल्टीमेटली लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द कार्बन विच इज़ बेसिकली स्टोर्ड इन द सॉइल विल बी लॉस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, what is carbon dioxide? It is a greenhouse gas. And apart from carbon dioxide, there are certain chemical fertilizers, basically the urea fertilizers, which contain nitrogen, which is basically lost or lost in the form of volatilization or by leaching. And volatilization is basically in the form of nitrous oxides. और जब हम लोग धान लगाते हैं, पैडी मतलब राइस लगाते हैं, अगर राइस को हम लोग फ्लडी कंडीशन में लगाएं तो उसको हम पैडी बोलते हैं। सो व्हेन यू ग्रो पैडी एंड फ्लड द सॉइल, देयर इज़ आल्सो एमिशन ऑफ मीथेन। तो हम लोग जो है, भले ही हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो द वंस हु आर बेसिकली स्टोरिंग और एक्टिंग एज द सिंक। So there is no net production of greenhouse gas emission. When we talk of agriculture, there is no net production of greenhouse gas emissions. We basically conserve more of the greenhouse gases than we produce. So we are in good. Industries, on the other hand, they produce more of the carbon dioxide or greenhouse gases rather than storing it. But nowadays, there are technologies like carbon capture storage technologies, which are quite frankly speaking economically straining, but they some of the countries, they are adopting such technologies so as to reduce their carbon emissions or carbon footprints. And then last is the nutrient imbalances and decline in the soil fertility. So all these problems which I discussed earlier ultimately leads to the nutrient imbalances. If you are growing more of the crops, then there will be more strain on the soil. You will be exhausting more of the nutrients than you are adding, resulting in nutrient imbalance. And this is more pronounced when you are growing only one type of crop. अगर आप एक ही टाइप की क्रॉप लगातार ग्रो करते रहते हैं एक ही साइकिल में, जैसे कि राइस स्वीट हर बारी वही ग्रो करते रहोगे विदाउट एनी रोटेशन, कोई किसी और क्रॉप को आप इंक्लूड नहीं करोगे, देन यू आर अल्टीमेटली अफेक्टिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा और अल्टीमेटली द सॉइल विल लूज इट्स प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी. So these problems ultimately led to the inception, or which basically forced us to adopt new technologies or new practices. And then what was that new practice? Conservation agriculture. So Food and Agriculture Organization of the United Nations defined conservation agriculture as a concept for resource-saving agricultural crop production that strives to achieve acceptable profits together with high and sustained production levels while concurrently conserving the environment. It is based on enhancing natural biological processes above and below the ground. So this is basically an official definition for the conservation agriculture, which was given by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. And India is also one of the member of the United Nations. So this is an official definition.
अब बेसिकली जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं या पिलर्स बोल लो, जिसके ऊपर जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर काम करता है। मतलब अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि आप लोग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करो, तो बेसिकली कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने के लिए ये 3 चीज़ें जो हैं बेसिकली फार्मर्स को करनी ही पड़ेंगी, तभी हम बोलेंगे कि या हम उस इंसान फार्मर को कंसिडर करेंगे दैट ही इज़ डूइंग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सो व्हाट आर दोज प्रिंसिपल? फर्स्ट इज मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस। मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस मतलब कम से कम मिट्टी को तंग करना या उसको डिस्टर्ब करना या टच करना। टच करने का मतलब है कि उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी उसके साथ। दूसरा है मेंटेनिंग सॉइल कवर। मेंटेनिंग सॉइल कवर मतलब कि मिट्टी को आपने परमानेंटली या जब भी कुछ परमानेंटली कवर करके रखना। कवर करने का मतलब ये नहीं कि कपड़े से कवर कर देना। इट कैन बी मल्च इन द स्ट्रॉ मल्च, मतलब स्ट्रॉ से मल्च कवर कर सकते हो या प्लास्टिक मल्च यूज़ कर सकते हो, पर प्रेफरेबली कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम लोग स्ट्रॉ मल्च को ही प्रेफर करते हैं बिकॉज इसके अदर बेनिफिट्स होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड देन द लास्ट प्रिंसिपल इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रोटेशन। तो मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बोला कि अगर आप मोनोकल्चर करते हो, मतलब राइस फीड क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो करते रहते हो, देन यू आर नॉट बेसिकली डूइंग द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो उसमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत। डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि एक मोनोटोनस टोन रख ली कि एक ही क्रॉप लगानी, उसके बाद पता है कि दूसरी वही क्रॉप लगानी है। नहीं, आप रोटेट करो, और रोटेशन किसके साथ करो? लेग्यूमिनस क्रॉप के साथ। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? दे आर दोज क्रॉप्स विच आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और वो हेल्प करती हैं कि सॉइल का जो नाइट्रोजन है उसकी अवेलेबिलिटी एनहांस करें। वो मतलब नाइट्रोजन खुद बनाती है, एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रोजन गैस लेके वो खुद डेवलप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं बैक्टीरियल पॉपुलेशन के साथ। तो प्रेफरेबली रोटेशन में आपने लेग्यूमिनस क्रॉप्स एक आधी बार डालनी है टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ ये डाइवर्सिफिकेशन था, और रोटेशन मतलब कि जैसे राइस लगा ली उसके बाद वीट लगा ली, पर अगली बार जब आप राइस लगाते हो या वीट के बाद कोई और क्रॉप लगा लो, जैसे कि मेज़ लगा लो आप नेक्स्ट सीजन में, तो वो एक तरह से जब रोटेशन आएगी तो रोटेशन में भी आपने डाइवर्सिफाई करना है सिस्टम। मतलब जैसे रबी सीज़न है तो रबी सीज़न में आपने हर बारी वीट नहीं लगानी, हो सकता आप अगली बार चिकपी लगा लो या पिजन पी लगा लो, तो आप ऐसे रोटेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। So the first principle is minimum soil disturbance. It is basically the core aspect of the conservation agriculture, which is aimed at preserving soil structure, enhancing organic matter and supporting soil biodiversity. सॉइल मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस को आप एंटायरली कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है सॉइल हेल्थ के ऊपर फोकस्ड है, तो इसलिए हर एक प्रिंसिपल जो है वो भी सॉइल के बारे में ही डिस्कस करेगा। तो जब हम मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या मिनिमम हम सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या क्या प्रिजर्व होता है? सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअली सॉइल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप टिलेज बार बार करते हैं, मतलब हर सीज़न के बाद एक जैसे खरीफ सीज़न ख़त्म हो गया, रबी सीज़न में आपने सोइंग करनी है, एंड देन यू गो फॉर द प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। तो जब आप टिलेज प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हो तो बेसिकली यू आर डिस्ट्रॉइंग द स्ट्रक्चर। मतलब जो सॉइल पहले बैठ गई थी, मतलब वो अपने स्ट्रक्चर में आ गई थी, आपने उसको फिर से तोड़ा, अब वो सॉइल अपने आप को फिर से रिकवर करेगी वो उस पूरे एंटायर सीजन में, और आप फिर से नेक्स्ट सीजन जब खरीफ सीजन आएगा फिर से आप तोड़ोगे, तो बेसिकली यू आर डिस्ट्रॉइंग द सॉइल स्ट्रक्चर। और सॉइल को बार बार काम करना पड़ रहा है अपने ऊपर कि वो वापस अपने आप को ठीक कर सके, और उस चक्कर में क्या हो रहा है, हम अपनी प्रोडक्टिविटी भी लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बीच में जैसे तेज़ बारिश आ गई तो पानी के साथ ही क्या चला जाएगी, आपकी मिट्टी चली जाएगी, और मिट्टी के साथ साथ आपके न्यूट्रिएंट्स भी चले जाएंगे, तो वहाँ पर हमें लॉस हो जाता है। Then enhancing organic matter and supporting soil biodiversity. तो enhancing organic soil organic matter कैसे, मैंने पहले भी बात की थी कि टिलेज जब आप करते हो you are basically turning the soil and exposing the organic matter to the air, और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन की वजह से जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम लूज़ कर देते हैं। अगर आप सॉइल को में टिलेज कम करते हो या टिलेज करते ही नहीं हो, then you are basically avoiding the oxidation and preserving the ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को यू आर प्रिजर्विंग एंड सपोर्टिंग सॉइल बायोडाइवर्सिटी। सो अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को अगर आप प्रिजर्व करके रखते हो तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन को क्या मिलता है, खाने के लिए फूड मटेरियल मिल जाता है जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर है। और ऑर्गेनिक मैटर अगर डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक मैटर हुआ, डिफरेंट क्रॉप्स का ऑर्गेनिक मैटर हुआ, तो ना डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरियल पॉपुलेशन या फंगल पॉपुलेशन जो है, एक्टिनोमाइसेटल पॉपुलेशन जो है वो डिफ़र करेगी, उसमें भी रिचनेस आएगी। रिचनेस इन द टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाई, मतलब जो फौना है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, सॉइल फौना।
This principle primarily involves reducing or eliminating tillage, thereby maintaining a more stable and healthy soil environment. Unlike conventional practices where tillage is frequently used to prepare the land for planting, minimum soil disturbance seeks to disturb the soil as little as possible. जितना कम हम डिस्टर्ब करें soil को उतना ही better है. इसमें हम different tillage practices को भी explain करेंगे, जिसमें 3 टाइप की tillages हैं: no tillage, zero tillage, reduced tillage and minimum tillage. No tillage और zero tillage concurrently भी चल पड़ती है. So what are the benefits of the minimum soil disturbance? First is preservation of soil structure, improved soil moisture retention, reduced soil erosion, enhanced soil organic matter, support for soil microbial and biological activity, and reduced greenhouse gas emission. अब ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया, जस्ट अभी डिस्कस किया था आप लोगों को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था फर्स्ट प्रिंसिपल. सॉइल स्ट्रक्चर कैसे हम लोग प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं. अगर हम टिलेज कम करेंगे तो सॉइल स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय कम होगा. जब हम सॉइल स्ट्रक्चर में बेसिकली बात करते हैं तो फिजिकल कंडीशन में आपकी आती है पोरोसिटी. पोरोसिटी में होते हैं मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स. सॉइल के मैक्रोपोर्स और सॉइल के माइक्रोपोर्स. बेसिकली द सॉइल मैक्रोपोर्स आर फॉर एरेशन, मतलब एरेशन, रूट्स को भी रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो मैक्रोपोर्स जो है उनका काम है एरेशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर एरेशन हो. और जो सॉइल माइक्रोपोर्स दे आर बेसिकली यूजफुल फॉर वाटर रिटेंशन या वाटर की अवेलेबिलिटी एनहांस करने के लिए, तो या वाटर स्टोरेज करने के लिए. जब आप टिलेज परफॉर्म करते हो तो जो ऑलरेडी प्री डेवलप्ड या प्री स्ट्रक्चर्ड जो हमारे सॉइल के मैक्रो और माइक्रोपोर्स होते हैं उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब उनको ब्रेक करते हैं. वो एक सिस्टम बना होता है, उसमें चेन बनी होगी, आप उसको तोड़ दोगे तो जो आपके मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि जब आप टिलेज परफॉर्म करते हो तो फाइन जो सॉइल है वो लूज़ कर जाएगी और मैक्रो और माइक्रोपोर्स को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से आपकी एरेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपकी वाटर रिटेंशन भी थोड़ी सी कम हो जाएगी. ऐसा लगता है हमें कि ना वाटर रिटेंशन अच्छी हुई है, पर वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होती है और उसके बाद ना वाटर जो है खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद जो है वाटर जो है चलना स्टार्ट करेगा और ना फ्लडेड जैसी कंडीशन आ जाएगी, जिसमें हम लोगों का वाटर इरोजन भी हो जाएगा. तो सॉइल तो अगर जब हम टिलेज कम करेंगे तो हम बेसिकली ये सारी चीज़ों को रिड्यूस कर रहे हैं. इम्प्रूव्ड सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन. अगर अभी माइक्रो और माइक्रोपोर्स को अगर आप नहीं डिस्ट्रॉय करोगे टिलेज के दौरान तो जो आपके ऑलरेडी प्री डेवलप्ड जो माइक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे. अगर इंटैक्ट रहेंगे तो जब भी बारिश होगी या इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो उसी डक्ट से या उसी चैनल से माइक्रोपोर से वापस पानी जो है मिट्टी में स्टोर हो जाएगा विदाउट एनी लॉस. देन देयर इज़ रिड्यूस्ड सॉइल इरोजन. दी ऑल आर लिंक्ड एक्चुअली. अगर आपके ना वाटर रिटेन कर जाएगा सॉइल में, वो माइक्रोपोर्स के थ्रू नीचे चला जाएगा, देन बेसिकली यू आर ऑल्सो अवॉइडिंग द इरोजन. क्योंकि पानी अगर खड़ा नहीं होगा तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा, अगर फ्लो नहीं कर पाएगा तो वो साथ ही साथ मिट्टी को नहीं ले जा पाएगा और इरोजन कंट्रोल हो जाएगी. एनहेंस्ड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. सो टिलेज बेसिकली अगेन टर्न्स द सॉइल, इट इज़ द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल. तो अगर आप टिलेज ही रिमूव कर दोगे तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो आपकी ऑर्गेनिक मैटर भी लूज नहीं होगा. सपोर्ट फॉर माइक्रोबियल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी. अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है लॉस नहीं होगा, लूज़ नहीं करोगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीडेशन की वजह से, सो बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग द माइक्रोबियल पॉपुलेशन विद मोर ऑफ द फूड टू डिकम्पोज एंड मिनरलाइज. और अगर आपका डिफरेंट टाइप का प्लांट मटेरियल मिक्सड होगा सॉइल में या रिटेन्ड होगा देयर, तब आपका क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एनहांस होगी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स भी डाइवर्सिफाई करेंगे, माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है फ्लरिश करेगी. देन देयर इज़ रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. अगर आप टिलेज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दे आर बेसिकली sequestering more of the carbon or retaining more of the carbon within the soil because you are not losing it by the oxidation processes. अगर आप टर्न नहीं करोगे तो आपका ऑर्गेनिक मैटर है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लूज नहीं होगा. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लूज नहीं होगा देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट कर रही है तो वो कम हो जाएगी, तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी रिड्यूस हो जाएगी. फर्दरमोर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जब आप रोटेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करते हो तो आपको कम केमिकल फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना पड़ेगा. बेसिकली नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स सच एस यूरिया को आपको कम यूज़ करना पड़ेगा, जो बेसिकली N2O की एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है इट इज़ 250 टाइम्स मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस
एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो, देन देयर इज ऑल्सो ड्रास्टिक रिडक्शन इन द एप्लीकेशन ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, क्योंकि आप सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव करोगे आप उसके साथ ही। Then the second principle is the maintaining of soil cover principle. Under this principle, conservation agriculture focuses on keeping the soil covered with plant residues, live crops or cover crops throughout the year. तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है इस प्रिंसिपल में कि ना सॉइल को कवर करके रखना है। सॉइल को कवर करने का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ मल्चिंग कर देनी है, स्ट्रॉ मल्च या लाइव मल्च यूज़ करके ही नहीं करनी है। इसका मतलब है कि अगर आप दोनों सीजन में क्रॉप्स लगा रहे हो तो आपको क्रॉप्स इस ढंग से लगानी है कि आपका मैक्सिमम जो सॉइल है वो कवर्ड रहे, और जो एक्सपोज्ड है उसको आप मल्च क्रॉप के थ्रू या फिर लाइव मल्चेस के थ्रू जो है कवर कर सकते हैं। अगर आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स यूज़ करते हैं तो उनकी फोलिएज क्या होती है, स्प्रेड, उनके फॉलिएज होती है स्प्रेडिंग टाइप होती है, तो जिसकी वजह से वो स्मूदर करती है, वीड्स को भी स्मूदर करती है। स्मूदरिंग ऑफ वीड्स मतलब वीड्स को वो कम आने देगी। साथ ही साथ जब रेनफॉल होगी या हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होगी तो वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करेगी। कैसे? क्योंकि जब अगर आपकी सॉइल एक्सपोज्ड है और रेनफॉल हाई इंटेंसिटी की होती है तो इट इज़ पॉसिबल कि जो सॉइल है वो इतनी ज़ोर से इम्पैक्ट करे सॉइल के साथ दैट इट कैन ब्रेक दी सॉइल एग्रीगेट्स। और सॉइल एग्रीगेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज क्योंकि उनकी वजह से ही कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है सॉइल की वो इम्प्रूव होती है। उसी की वजह, अगर एग्रीगेट्स अच्छे हैं तो आपकी वाटर इरोजन भी कम होगी, सॉइल इरोजन भी कम होगी। तो इसीलिए अगर आप सॉइल को कवर करके रखो तो ये बेनिफिट तो रहेगा ही रहेगा कि इरोजन के चांसेस कम हो जाएंगे, और पर इसके अलावा क्या बेनिफिट रहेगा? यू आर बेसिकली एडिंग मोर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। आप जितना और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल में प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी एनहांस होगी, सॉइल में कार्बन मोर सिक्वेस्टर होगा, माइक्रोबियल पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी एनहांस होगी, और साथ ही साथ सॉइल का जो टेम्परेचर है या सॉइल का जो माइक्रो क्लाइमेट है, यू आर ऑल्सो एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग दैट ऑल्सो। आप उसको भी रिड्यूस कर रहे हो या उसको ऑप्टिमम मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हो रादर देन गोइंग फॉर दी प्लास्टिक मल्च। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में लाइव मल्चेस या फिर स्ट्रॉ मल्चेस का यूज़ करना या ऑर्गेनिक या प्लांट मटेरियल का मल्चेस यूज़ करना इज़ मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू द प्लास्टिक मल्चेस। This principle is crucial for protecting the soil, improving soil health and enhancing productivity. So what are the benefits of the soil cover? First is reduces soil erosion, improves soil moisture retention, regulates soil temperature, enhances soil fertility, supports soil biodiversity and suppresses weeds. I have discussed all these points in the previous slide, but still I'll explain once again. Reduces soil erosion. ये था कॉन्सेप्ट, ये एक्सप्लेन मैं करूँगा जो रेनफॉल से मैंने किया था कि हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल आती है और अगर आपकी सॉइल कवर्ड रहेगी तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई, जिसकी वजह से आपके एग्रीगेट्स प्रिजर्व्ड रहेंगे। एंड ऑल्सो अगर इन केस फ्लडिंग होती है तो ना, अगर आपकी मल्च से कवर्ड रहेगी सॉइल तो जो पानी है वो सॉइल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से और उसको कैरी नहीं कर सकता, तो वाटर इरोजन वहाँ से कम हो जाएगी। सेम इन द सिमिलर वे आप विंड इरोजन से भी सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हो। थर्डली, आप इरोजन तो प्रिवेंट कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन कर रहे हो, सॉइल का माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन कर रहे हो। अगर आप सॉइल को कवर करके रखते हो तो बेसिकली आप क्या प्रिवेंट कर रहे हो, इवेपोरेशन प्रिवेंट कर रहे हो। जो वाटर का लॉस है फ्रॉम द सॉइल बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सनलाइट, यू आर ऑल्सो प्रिवेंटिंग दैट। और जब आप वो प्रिवेंट करोगे तो इवेपोरेशन जब हो रही होगी तो वो इवेपोरेशन कौन कैच कर लेगा, जो आपकी मल्च है वो कैच कर लेगी, जो कि जब कंडेंस होगी तो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस सॉइल में आ जाएगा। उसकी वजह से सॉइल का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और वो ऑप्टिमम रहेगा। तो एडिशनली वाटर लॉस भी, वाटर की जो लॉस है वो भी हम प्रिवेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि इम्प्रूव सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन। सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन तो हम इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं, बिकॉज हम ऑर्गेनिक मैटर जब ऐड करते हैं तो सॉइल की जो एग्रीगेशन है वो इम्प्रूव होती है, कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इम्प्रूव होती है और उसका स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रहता है। उसकी वजह से ही सॉइल की मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी ठीक रहती है, क्योंकि फिजिकल कंडीशन अगर ठीक रहेगी, वही अगर स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो मैक्रो और माइक्रोपोर्स इंटैक्ट रहेंगे तो रिटेंशन भी ठीक रहेगी। बट हम लोग साथ ही साथ जो है एडिशनली
वाटर का लॉस जो है प्रिवेंट कर रहे हैं बाय इवेपोरेशन. So we have discussed this and then this is enhances soil fertility. How? अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में डालते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जो है धीरे धीरे डिकम्पोज होगा बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे, मिनरलाइज करेंगे, डिकम्पोज करेंगे. डिकम्पोजिशन दैन मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन से क्या होगा, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज़ होंगे. नाइट्रेट्स रिलीज़ हो सकते हैं, फॉस्फेट्स रिलीज़ हो सकते हैं. ये सारी चीज़ें जो भी प्लांट ने जो रेसिड्यू मटेरियल है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे वो धीरे धीरे जो है वो रिलीज़ होंगे. और जब वो रिलीज़ होंगे तो जो एग्रीगेट्स बने हैं, सॉइल के एग्रीगेट्स बने हैं या फिर चिलेट्स बने होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमिक कंपाउंड बना होगा, वो जो है उन न्यूट्रिएंट्स को पकड़ लेते हैं, वो उसको पकड़ के स्टोर कर लेते हैं, उसको लूज़ नहीं होने देते हैं. मतलब कि ना सॉइल के अंदर कैपेसिटी है कि वो लूज़ कर सकती है, इधर बाय लीचिंग पानी के साथ वो नीचे जा सकती है या वॉलेटिलाइज या उड़ सकती है. तो जब अगर ना कोई उसको पकड़ने वाला होगा तो हम लोग ये लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं. तो इसीलिए इसी वजह से जो है सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है. सपोर्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ये पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि जितना ऑर्गेनिक मैटर डालोगे और जितने अलग अलग टाइप का डालोगे उतनी ही डाइवर्सिटी एनहेंस होगी. माइक्रोबियल फौना जो है वो अलग अलग टाइप का होगा, उसमें रिचनेस आएगी. मतलब डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हो सकते हैं, एजोटोबैक्टर भी हो सकता है, एजोस्पाइरलम हो सकता है, राइजोबियम हो सकता है, ब्रेडी राइजोबियम हो सकता है, एक्टिनोमाइसीटीज़ की डिफरेंट पॉपुलेशन हो सकती है, फंगल पॉपुलेशन डिफरेंट हो सकती है. मतलब उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ होगी. जितनी ज़्यादा रिचनेस और डाइवर्सिटी होगी उतने ही आपकी सॉइल जो है हेल्दी रहेगी. देन सप्रेसिस वीड्स, मैंने डिस्कस किया था स्मूदरिंग इफेक्ट कि अगर हम लोग ना ब्रॉड लीव्स मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप्स को लगाते हैं तो वो उनकी फॉलिएज जो होती है स्प्रेडिंग टाइप होती है, तो वो कवर कर लेती है पूरी तरह से सॉइल को. जब वो सॉइल को कवर कर लेगी तो बेसिकली जो ना एक्सपोज्ड सॉइल जो होती है अगर रह गई है तो जब उस पर डायरेक्ट सनलाइट गिरेगी तो वो उसके मिट्टी के पास नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से जो वीड्स की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी. क्योंकि वीड्स ऑल्सो कम्पीट फॉर ऑल द रिसोर्सेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग क्रॉप प्लांट्स. मतलब सनलाइट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, पानी हो गया, तो ये सारी चीज़ें वीड्स को भी चाहिए होती हैं. अगर उनमें से आप कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिमूव कर सकते हो तो वीड्स की पॉपुलेशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो या सप्रेस कर सकते हो. इसलिए जितना परमानेंट कवर मतलब सॉइल को कवर रखोगे उतनी ही वीड की पॉपुलेशन कम हो जाएगी. वीड की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो आपका पेस्टिसाइड लोड या हर्बिसाइड जो लोड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. वो रिड्यूस हो जाएगा तो फिर आपकी रेजिस्टेंस जो है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम जो है रिसेंटली के काफ़ी टाइम से डेवलप हो चुकी है, वो भी कम होती जाएगी. Then the last principle is the crop diversification and rotation principle. This principle of conservation agriculture refers to the strategic practice of growing different types of crops in a sequence or within the same farming system rather than continuously planting a single crop. तो ये मैंने अभी यही बताया था कि अगर आप राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हो और कॉन्टीन्यूसली सालों साल राइस वीट करते रहोगे तो वो बेसिकली मोनोकल्चर हो गया. मतलब आप एक ही टाइप की क्रॉप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो. तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप एक ही टाइप की फूड को प्रोवाइड करते रहोगे तो बैक्टीरिया जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो भी एक ही टाइप की ही फ्लरिश करेगी, या मतलब एक ही टाइप की जो है वो ज़िंदा रहेगी. क्योंकि उसको वही, अब हो सकता है कि कुछ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हो जिनको वो पसंद ना हो. अब जैसे पैडी के जो पत्ते होते हैं उसमें सिलिका होता है जिसकी वजह से उसकी डिकम्पोजिशन स्लो होती है. तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ माइक्रोबियल पॉपुलेशन है कुछ ही फ्लरिश कर पाते हो, बाकी उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. तो उसकी वजह से जो सॉइल की बायोडाइवर्सिटी है वो आप रिड्यूस कर रहे हो. तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हो और रोटेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन डालते हो तो देन यू आर बेसिकली हेल्पिंग द सॉइल टू लिव मोर. उसमें आप सॉइल की हेल्प कर रहे हो कि उसमें डिफरेंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है फ्लरिश कर सके और सर्वाइव कर सके, क्योंकि उनको डिफरेंट फूड मटेरियल मिल जाएगा कंज्यूम करने के लिए. दिस प्रिंसिपल particularly aims to improve the soil health, reduced pest and disease pressure, and promote biodiversity, ultimately leading to more sustainable and resilient agricultural system. So what are the benefits of the crop diversity? And first is breaking pest and disease cycles. अब
ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप मैं एग्जांपल राइस वीट ही ले रहा हूँ क्योंकि बिकॉज इंडिया का मेजर क्रॉपिंग सिस्टम इज़ राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम। तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम को ही लगाते हो सालों साल, तो क्या होता है कि जो डिजीज़ेस राइस में आ रही हैं वही डिज़ीज़ जो है फ्लरिश करती रहेगी, धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, सिर्फ उसी की पॉपुलेशन बढ़ेगी। मतलब कि उसका जो कॉम्पिटिटर है या कोई और टाइप का जो पेस्ट है या डिज़ीज़ है वो आ ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि आप लगा ही एक टाइप की क्रॉप रहे हो तो उसमें सेम ही टाइप की डिजीज़ आएगी, तो वही फ्लरिश करती रहेगी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स को यूज़ करोगे। मतलब इंसेक्टिसाइड्स हो गया, उनको यूज़ करोगे। अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो वो इंसेक्टिसाइड्स की बात करेंगे या पैथोजेंस जब होंगे, डिजीज होंगे, तो हम फंजीसाइड्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सेम टाइप की फंजीसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको यूज़ करते रहोगे, जिसकी वजह से सेम टाइप का लोड जो है इंक्रीज़ होता रहेगा और अल्टीमेटली वो जो फंगस है, फंगल पॉपुलेशन है या इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, will become resistant to that pesticide or I mean to say that insecticide and fungicide। तो उसकी अगर आपने डिजीज साइकिल वो ब्रेक करनी है तो देयर यू नीड टू ब्रेक द साइकिल ऑफ ग्रोइंग द सेम टाइप ऑफ क्रॉप टाइम एंड अगेन। राइस एंड वीट को ग्रो करने से बेटर है कि बीच में ब्रेक दो और राइस और वीट की जगह कोई और क्रॉप ले लो, ताकि जो डिजीज साइकिल, डिजीज़ बिल्डअप हुई है, जो उनकी पॉपुलेशन बिल्डअप हुई है, एकदम से ख़त्म हो जाए। जब उनको अपने क्रॉप एसोसिएटेड जो डिजीज़ होती हैं उनको अपनी क्रॉप ही नहीं मिलेंगी तो वो फ्लरिश नहीं कर पाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको उन फंजीसाइड्स को यूज़ करना नहीं पड़ेगा या इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एनहेंसिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। अब जब आप डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप लगाते हो, अब सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हो उनका रूटिंग जो सिस्टम होता है वो डिफ़र करता है, क्योंकि हर क्रॉप डिफ़र है। जैसे हर इंसान अलग है वैसे ही हर क्रॉप भी अलग है। तो उनका जो रूट की डेप्थ होती है, कुछ क्रॉप्स होती हैं जो 30 सेंटीमीटर रहेंगी, कुछ क्रॉप जो है डीप रूट में जाती है, जैसे मेज़ होगी वो डीप रूटेड है, और जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो शैलो रूटेड क्रॉप्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, आप प्लांट को ही नहीं, उसको डिफरेंट डेप्थ्स में जाने का मौका मिल रहा है, बट उसमें ये होता है कि डिफरेंट डेप्थ्स पे जो है जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। जब आप क्रॉप को अलग काट लेते हो या हार्वेस्ट कर लेते हो तो डिफरेंट डेप्थ्स पे अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो डिफरेंट डेप्थ्स पे फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। अगर आप सेम ही डेप्थ पे बार बार एक ही क्रॉप को लगाते रहोगे तो जो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक होगा वो भी एक ही डेप्थ से होगा, और एक ही डेप्थ की जो आपकी सॉइल है वो क्या होगी, अनफर्टाइल और अनप्रोडक्टिव हो जाएगी। डिफरेंट डेप्थ से आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मेंटेन कर रहे हो। इम्प्रूविंग बायोडाइवर्सिटी, अगेन ये पॉइंट वापस आ जा रहा है क्योंकि ये सॉइल का ही है। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर आप जितना इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही जो सॉइल का माइक्रोबियल फौना है वो डाइवर्स होगा। रिड्यूसिंग इरोजन, इसमें अगर डिफरेंट रूटिंग डेप्थ की बात की जाए तो अगर आप डिफरेंट रूटिंग डेप्थ पे ना क्रॉप्स को लगाते हो तो वो उनकी होल्डिंग, जो सॉइल को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो डिफरेंट लेवल्स पे जाएगी। शैलो रूट्स में लगाओगे तो शैलो डेप्थ वाली जो सॉइल है वो इरोजन से बच जाएगी। अगर डीप रूटेड में लगाते हो तो वो डिफरेंट नीचे वाली डेप्थ में सब सॉइल में तक भी जा सकती है, एक मीटर तक भी जाती हैं किसी किसी की डेप्थ। तो वहाँ पे एक पैसेज बन जाता है और वहाँ पे जो जड़ें हैं वो मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से अगर बहुत तेज़ी से भी पानी आता है तो वो इरोजन कम हो जाएगा। ऑप्टिमाइजिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड एंड स्टेबिलिटी, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इसी से लिंक्ड है। जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी या इरोजन या डिफरेंट रूटिंग डेप्थ्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसको अगर आप मेंटेन करते हो तो न्यूट्रिएंट्स जो है डिफरेंट डेप्थ से लोगे तो न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा एक पर्टिकुलर डेप्थ से। आप बेसिकली डिफरेंट डेप्थ से जब न्यूट्रिएंट्स अपटेक करोगे तो प्रेशर जो है एक ही जगह पे नहीं आएगा, अलग अलग जगहों पे आएगा, तो जिसकी वजह से जो ना वो मीडियम लेवल का प्रेशर हो गया या मिनिमम लेवल का प्रेशर कंसिडर करेंगे हम लोग। तो उसी की वजह से जो है फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, और फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी तो आपकी ईल्ड भी स्टेबल रहेगी, क्रॉप ईल्ड जो, क्योंकि अगर सॉइल प्रोडक्टिव रहेगी तो आपकी जो ईल्ड है वो भी अच्छी ही आएगी। Now, ये जो types की, these are the 3 types of tillage which we consider under the conservation agricultural system. First is zero tillage, then is reduced, and then is minimum tillage.
zero tillage or the no tillage. In this system, crops are planted without any mechanical disturbance. Seeds are directly sown into the residue of the previous crop without any plowing or turning of the soil. जीरो टिलेज में आप क्या करते हो, टिलेज परफॉर्म ही नहीं करते हो, ना ही तो प्राइमरी टिलेज करोगे ना ही सेकेंडरी टिलेज करोगे। मतलब प्राइमरी टिलेज में जो प्लोइंग होती है वो भी नहीं करोगे, सेकेंडरी टिलेज में जो हैरोइंग करते हो या कल्टीवेटर चलाते हो वो भी नहीं करना है आपने सीधा सीड लेना है और उसको जो जैसे आपने राइस को हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद आपने सीधा ही वीट क्रॉप को प्लांट करते हैं, वीट के सीड्स को डाल देना है और वो ग्रो कर जाएंगे। बस ये है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आपके जो सीड का रेट है वो थोड़ा सा एनहांस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अब रेसिड्यू अगर मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि रेसिड्यू जो है वो सीड्स को जर्मिनेट करने में रुकावट की तरह मतलब हैम्पर करता है वो जर्मिनेशन को। तो इसलिए हम सीड रेट थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं, 25% एनहांस कर देते हैं या 50% एनहांस कर देंगे ताकि जर्मिनेशन ऑप्टिमम आए। अगर हम साइंटिफिकली बात कर रहे हैं तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए सीड रेट को एनहांस कर दिया जाता है। Then is reduced tillage. It is a system where soil disturbance is minimized compared to conventional tillage, but some soil preparation is still performed. This involves shallow tillage that affects only the upper few inches of the soil. Reduced tillage में आप जो है प्राइमरी टिलेज परफॉर्म करेंगे, बट आप प्राइमरी टिलेज को जो है रिस्ट्रिक्ट करेंगे अप टिल द 15 सेंटीमीटर सॉइल, मतलब टॉप सॉइल जो है 0 to 15 सेंटीमीटर, उसी में ही आप लोग जो है टिलेज परफॉर्म करेंगे और सेकेंडरी टिलेज हम फिर से नहीं करेंगे। जो हम जनरली प्राइमरी टिलेज करते हैं वो 30 सेंटीमीटर तक करते हैं, तो इसलिए रिड्यूस टिलेज में हम 15 सेंटीमीटर तक ही करेंगे। एंड मिनिमम टिलेज, इट इज़ द मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ द रिड्यूस टिलेज, जिसमें हम रिड्यूस टिलेज में हम पूरे एरिया को 15 सेंटीमीटर तक जो है वो टिलेज परफॉर्म करेंगे। पर मिनिमम टिलेज में हम लोग जो है टिलेज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे जहाँ पे हमने सीड लगाना है। जैसे कि वीट की जो सीड स्पेसिंग है 20 सेंटीमीटर है रो टू रो, तो आपने सिर्फ 21 लाइन में जो है टिलेज कर दी 15 सेंटीमीटर तक, उसके बाद सिर्फ 20 सेंटीमीटर वाला जो 20 सेंटीमीटर के बाद जो लाइन आएगी उसी पे ही आप 15 सेंटीमीटर की टिलेज करेंगे, बाकी को अनडिस्टर्ब्ड ही रहने देंगे, क्योंकि जहाँ पे कुछ लगाना ही नहीं है उसको उसमें टिलेज करने का क्या ही फ़ायदा होगा। तो मिनिमम टिलेज, इट इन्वॉल्व्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ सॉइल मैनिपुलेशन नेसेसरी टू प्रिपेयर अ सीड बेड एंड एंश्योर प्रॉपर सीड प्लेसमेंट. It falls between reduced tillage and zero tillage in terms of soil disturbance. It is shallow and limited. Shallow का मतलब है कि हम लोग सिर्फ टॉप सॉइल 0 to 15 सेंटीमीटर, इसलिए इसको शैलो बोला। एंड लिमिटेड टू एसेंशियल एरियाज, एसेंशियल एरियाज मतलब जहाँ पे आपने सीड की सोइंग करनी है वही एसेंशियल एरिया है, जो बीच का एरिया है उसको हम अनडिस्टर्ब रहने देंगे। ऑफन जस्ट टू द सीड बेड जोन. Methods include shallow cultivation or strip tillage, where narrow bands of soil are tilled for planting while the rest of the field remains undisturbed. So these are the three types of tillages under the conservation agriculture system: zero tillage, reduced tillage and minimum tillage. That's all for the today. Thank you.